नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईसीआर मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड काउंसलिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन कौन इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका सवाल ये हो सकता है कि भैया अभी तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर आप ये मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का वीडियो इतनी जल्दी क्यों बना रहे हो। तो इसके पीछे का रीजन ये है, काफी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड यानी कि मेन राउंड जो आपके होंगे काउंसलिंग के, उनका तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा और उसके बाद में मॉपअप राउंड में कट ऑफ कम जाएगा, तो हमें मॉपअप राउंड का काउंसलिंग करवाना है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे, वहां पर सिलेक्शन जल्दी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेन काउंसलिंग भी करवाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है, सब कुछ अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक तो करना है ही, ठीक है। अब अपन यहाँ पर ऑफिशियल बुलेटिन है, उसमें जो नोट निकाला हुआ है उसके एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। तो आपके जो मॉपअप राउंड में एलिजिबल स्टूडेंटों से पहले अपन ये जानेंगे कि वहां पर क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं और किस तरह से ये आपके मेन काउंसलिंग की जो मेन राउंड होते हैं, एक आपका पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड से किस तरह से आपका मॉपअप राउंड अलग होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप या फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पर आपका अपग्रेडेशन करने का आपको चांस नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो आपको कॉलेज मिल जाता है वही कॉलेज आपको लेना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपको विड्रॉल या कैंसिल, सीट को विड्रॉल या कैंसिल करने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। और अगर आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पर पे कर दिया तो वो आपका किसी भी हालत में रिफंडेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज मिल गया तो उसके बाद में आप 10,000 पे कर रहे हो, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको उस कॉलेज में जाना ही है, तब जाकर के वो आपके 10,000 आगे जाकर के फीस में काम आ जाएंगे। वरना अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाते हो, रिपोर्टिंग के दिन नहीं पहुंचते हो, तो वो आपके 10,000 रुपए आईसीआर बगैर डकार लिए हजम कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो है कैंडिडेट हु स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क इन सीयूईटी। तो यहाँ पर अगर आपने सीयूईटी में आपके मार्क्स 0 या माइनस में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके से पहले अपन ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड, मतलब जो कैंडिडेट पहले से एडमिशन ले चुके हैं या दूसरा जिन्होंने अपना एडमिशन लेने के बाद में विड्रॉल कर दिया है अलॉटमेंट के बाद में, जो आपने 10,000 पे किए थे उसके बाद में आपका सीट कैंसिल कर दिया है। और उसके अलावा अगर आप प्रीवियस जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में आपने आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा किए, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए और फिर से आपने दोबारा रीसबमिट किए और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए और आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे भी मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा रूल है, काफी सारे स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अपना हो गया, यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, मॉपअप राउंड में देखेंगे। तो मॉपअप राउंड में जब पता चलता है कि वो एलिजिबल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर, अब ये आ गए कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे पहले जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपना कोई फीस पे कर दिया था और फीस पे करने के बाद में वो कोई चॉइस फिलिंग नहीं भर पाए थे किसी कारणवश या कैसे भी, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर दोबारा से एलिजिबल है। और आपको जो प्रीवियसली आपने 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस आपकी पे की हुई है, उसी से आपके मॉपअप राउंड में दोबारा से आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को पहले राउंड में अगला पॉइंट अपन देखें, देखो, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग
पेड द पार्टिसिपेटिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइसेस। ये तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है द कैंडिडेट हु had registered during the first round of counseling paid the participating fees and filled the choices and were allotted seat but not upload their document। अगर आपको कोई सीट मिला और आपने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो आप यहाँ पर दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो यहाँ पर रूल आता है द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द participating counseling registration fee fill the choices but were not allotted any their choices till fourth round। मतलब आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप दोबारा से आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। द अबाउ अलाउड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइसेस। तो एक चीज का और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि आपने पहले चॉइस फिलिंग कर दी और 4 राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिला, अब आप सोच रहे हो कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है लेकिन चॉइस फिलिंग तो मैं कर चुका हूं, ऐसा सोच करके आप बैठ जाते हो और चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आप मॉपअप राउंड में भाग नहीं लियो, तो आपको दोबारा से आपकी चॉइस प्रेफरेंस है जो यहाँ पर दोबारा से डालनी होगी। एक बार दोबारा से आपकी फ्रेश चॉइसेस भरने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले राउंड में जो हमने कॉलेज फिल किया वो पहले राउंड के लिए, सेकंड राउंड में हम दोबारा से अरेंज कर पाएंगे, तीसरे राउंड में दोबारा से अरेंज कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पहली बार जो आप कॉलेज फिल करोगे वो कॉलेज आपके 4 राउंड तक मान्य रहेंगी। मतलब आपको कोई राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है और आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उससे ऊपर जो कॉलेज रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी फिल हो जाएंगी। इसके लिए आपको दोबारा से एडिट करने का या दोबारा से कॉलेज फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। In case any qualifying examination board is not considered for admission by an agriculture university on account of a particular school, college, university being ये मतलब ये आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के है कि आप जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज आप फिल कर रहे हो उसमें आप एलिजिबल रहने चाहिए और आईसीआर के जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारे आपको फिल करोगे तब जाकर के आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। अब दूसरा एक चीज यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंटों के डाउट रहता है भैया जो आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलता है वो क्या मेन काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही मिलता है कि मॉकअप राउंड वालों को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आईसीआर की जो एंटायर काउंसलिंग है, आपका मेन काउंसलिंग और आपका फाइनल काउंसलिंग, फाइनल काउंसलिंग मींस आपका मॉकअप काउंसलिंग, तो इन काउंसलिंग में किसी भी राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है, आप उसमें एडमिशन लेते हो तो आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब किन लोगों को नहीं मिलता है, तो जो आपके पेड काउंसलर है जो बोलते हैं कि हम आपको आईसीआर की सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? क्योंकि आईसीआर में कहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। सारी जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, आईसीआर के काउंसलिंग के बाद में, मॉकअप राउंड की काउंसलिंग के बाद में भी कोई सीट बाकी रह जाती है तो वो यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का सीट है, वो आईसीआर का सीट नहीं है। तो आप उसमें आईसीआर में ना एडमिशन लेकर के आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आईसीआर आपको वहां पर जो स्कॉलरशिप है, एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारा सीन है आपके मॉकअप काउंसलिंग का। अब मैंने आपका जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको मैंने एक एक चीज यहाँ पर समझा दिया और आपको ये चीज भी मैंने बताया कि अगर आप मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और पार्टिसिपेट करने के बाद में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको वहां पर काउंसलिंग करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं अपन मॉकअप राउंड की सोचने की बजाय अपन को मेन राउंड के बारे में सोचना चाहिए और इसी पे अपन को सब कुछ से अपना जो भी है सारी स्ट्रेटेजी लगा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेक्शन की संभावना भी ज्यादा रहती है, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या भी ज्यादा रहती है। मॉकअप राउंड में आपकी सीटों की संख्या भी कम हो जाती है और कभी कभी रहता है कि काफी कम नंबर पर आपका मॉकअप राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो मेन काउंसलिंग में चूक जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स होते हैं और वो आगे जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं मॉकअप राउंड में। तो कुछ यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ आपके मेन काउंसलिंग से ज्यादा मॉकअप राउंड में हो जाता है। तो मॉकअप राउंड में कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ आपका कम भी जा सकता है, अधिकतर टाइम आपका यहाँ पर कम जाता है, लेकिन काफी बार आपका यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ है जो प्रेफरेंस के हिसाब से ज्यादा चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो
एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कॉलेजों को किस तरह से आपको अरेंज करना है, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो आपकी चॉइस, आपकी पूरी काउंसलिंग में आपको एग्रो गूगल का गाइडेंस मिलेगा, पूरा आपका हमारा और 1-to-1 कनेक्शन रहेगा, जिसमें हम आपको आपकी बेस्ट कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे, और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया और वो रिजेक्ट हुआ, रीसबमिट करने पर भी आपका डॉक्यूमेंट है जो रिजेक्ट हुआ, तो आप आईसीआर काउंसिल से बाहर हो सकते हो। इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस आपको फोन पर या व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। और दूसरा, आपका जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कैसे ज्वाइन करना है, कितना चार्ज है। तो अभी आपको यहाँ पर 40% ऑफ के साथ में 299 रुपीज में बिफोर रजिस्ट्रेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो 299 में आप ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद में इसके चार्जेस में भी आपको 499 देखने को मिले। कैसे ज्वाइन करना है, तो ये आपको यूपीआई आईडी दिया हुआ है, उसके बाद में आपको ये स्कैनर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इनका यूज करके जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसका उपयोग आप जीपे या आपका फोन पे वगैरह उस पे अगर मोबाइल नंबर पर पे करना चाहते हो तो ये नंबर आप वहां पर यूज कर सकते हो। और अगर आपको स्कैनर चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट वहां पर अलग से स्कैनर भेज दूंगा, ठीक है। अब जिन लोगों के कम मार्क्स है उनके लिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं हर वीडियो में क्यों बताता हूँ, तो मैं इसका पीछे का कारण ये है कि कोई ऐसा बच्चा इंडिया में हो, वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो असमंजस में पड़ा हुआ है कि कहां से वो पढ़े, तो मैं हर वीडियो में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को मेंशन करता हूं। आप इसको प्रमोशन ना समझे, आप इसको उन बच्चों की हेल्प समझे। आपका कर्तव्य बनता है, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपके जो जूनियर है उनको आप गाइड करें और उनको बताएं कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर राजस्थान का नहीं, देश का बेस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, और 100% आपका यहाँ पर रिजल्ट रहता है। रिजल्ट की बात करें अभी के, तो अभी जैसे आपका बीएचयू का रिजल्ट आया है तो केवल अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से 60+ स्टूडेंटों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये फोटो जो एक A4 शीट का पंपलेट है उसमें भी पूरे सिलेक्शन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेमो है, आप देखोगे पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखो, और इस बार भी जैसे आप देखोगे 650+ नंबर वाले स्टूडेंटों की लाइन लगी हुई है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से, ठीक है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है उनका कंपटीशन है रॉयल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंटों से। तो अगर आपको कंपटीशन देखना है तो रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना और अपने तैयारी को और मजबूत करना, ठीक है। तो उसके लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर आपके न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आपके नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप देखोगे 100% बायोलॉजी में 12th के साथ 100% एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया टॉपर ही है। ये जिनके 100% आए हैं सब्जेक्ट में वो आपके ऑल इंडिया के टॉपर है। तो आपका जो पहला रैंक निकलने वाला है वो भी आप देखना, आईसीआर का पहला रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट से निकलने वाला है, क्योंकि पिछले सालों का रिकॉर्ड जाकर के देखो 2, 3, 4, 5 सालों से कंटिन्यू रॉयल इंस्टीट्यूट का टॉप 10 में रैंक आ रहा है, ठीक है। और काफी बार पहला रैंक भी रहा है, पिछले साल का ही जैसे अपन उठा करके देखें। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप जो दिए हुए नंबर है इन पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हो। कहां पर ये आपका इंस्टीट्यूट है, तो ये आपके राजस्थान में न्यू अरिहंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर में है। और जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह से जानकारी भरे वीडियो आप देखना चाहते हो तो अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। तो जल्दी से जल्दी आपको मैं मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।